हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि इटली की स्कॉलरशिप्स पे है और आपको पता है कि इटली में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप उसमें ज़्यादातर जो है ना यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स को गेन कर सकते हैं और उसके बाद जो है पीएचडी स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस सीरीज़ का उसमें फर्स्ट एपिसोड जो होगी, एक्चुअली मैं इसको एपिसोड्स का नाम तो नहीं दूँगा, नंबरिंग तो नहीं दूँगा, लेकिन इसमें प्रॉपर्ली मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगा जिसके अंदर आप मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स वाले इसको एक्सेस करके और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है पीएचडीज़ पे, जो इटली के अंदर पीएचडीज़ ऑफ़र की जा रही हैं और बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं। मैंने जो है ना उनकी काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी बताई। सारी डिटेल्स बताना तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल्स होती हैं और वीडियो बहुत लंबी चली जाती है और कोई भी इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं देखता। हम लोग जल्दी-जल्दी में पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियोज़ देखना और सुनना, उसको समझना ये तरह थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो अभी जो मेरे सामने सारी डिटेल्स आई हैं इटली की पीएचडी के बारे में, और ये मैंने सबसे पहले इसका स्टार्ट इस वजह से किया है क्योंकि पीएचडी की जो स्कॉलरशिप्स हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो पाकिस्तानीज़ के लिए है। मैं एक-एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्यों हम इटली के लिए ही क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं? इटली में क्या ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इनके लिए, जो पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए या पीएचडी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। तो अगर मैं आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन बताऊँ जो मेरे पास पिछली एनालिसिस आई है पिछले साल की, तो उसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, उनके जो वीज़ाज़ लगे हैं या वहाँ पे स्कॉलरशिप्स के लिए एक्सेप्ट हुए हैं, उनमें मैक्सिमम जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इंडियंस आते हैं, यानी कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ पे अप्लाई करते हैं और ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी होते हैं। तो पाकिस्तानीज़ सबसे ज़्यादा थे और मैक्सिमम पाकिस्तानियों के ये जो है ना ये स्कॉलरशिप्स एक्सेप्ट हुई हैं। इसमें ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है और ना ही इसमें कोई भी किस्म का उन्होंने हाई सीजीपीए वगैरह जो है ना उन्होंने रिक्वायरमेंट में रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो जो है ना 500 से ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है ना वो उसमें हर दफ़ा एक एक गो में जो है ना वो एक जो उनका सीज़न होता है उसके अंदर आपको ऑफ़र की जाती हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है इसका इसका बहुत बड़ा बेनिफिट पाकिस्तानियों को होने वाला है। तो इसमें जो सोशल साइंसेज़ और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उनके लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पूरा प्रोसेस तो मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं खुद पीएचडी का स्टूडेंट नहीं हूँ और उसमें काफ़ी रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी उनको पता होता है। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दूँ। आप वीडियो देखने के साथ-साथ पूरी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ा करें, फिर उसके बाद जो है ना मुझसे वो आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं और मेरे से जितना होता है मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के अंदर पीएचडी जो है ना वो इसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? और अगर होती भी है तो वो स्कॉलरशिप्स अगर आपको मिल जाती हैं। अच्छा, इटली का ये सीन है कि आपको एडमिशन अलग से लेना पड़ता है और स्कॉलरशिप अलग से लेनी पड़ती है। मोस्टली ऐसी जगहों पे होता है। इसमें रीजनल स्कॉलरशिप होती है और उसके साथ जो है वो उसमें जो है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, लेकिन ज़्यादातर रीजनल को ही फोकस किया जाता है। उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस ही नहीं, बल्कि आपका जो बाकी अकोमोडेशन है और बाकी जितने भी खर्चे होते हैं और साथ मंथली स्टाइपेंड वगैरह, ये सारी कवर अप करने के लिए रीजनल स्कॉलरशिप को ज़्यादा जो है ना फोकस किया जाता है। तो इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं और लास्ट ईयर जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पाकिस्तानीज़ को ये पीएचडी की पोज़ीशंस के लिए सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद जो है ना वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो डिज़ायर्ड फ़ील्ड है वो सोशल साइंसेज़ और इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती हैं और इससे अलावा भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ इससे रिलेटेड होती हैं, सिर्फ़ इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे ये जो है ना इसको मतलब प्रेफ़र किया जाता है और इन लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद जो है ना वो इसमें जो मेन चीज़ आती है वो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस होती है। वो बहुत कम और ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे होती है, वो कुछ जगहों पे होती है और ये तब होती है जब आपका एडमिशन हो जाता है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इसमें जो है ना वो मिलान यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिकोका, ये बाइकोका उसको बोलते हैं, वो उसमें मेरा एडमिशन हुआ था। तो एडमिशन होने से पहले-पहले तक उन्होंने किसी फ़ीस को जो है ना वो नहीं किया था। मैंने काफ़ी इटली पे भी सर खपाया हुआ है और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे कुछ इश्यूज़ चलते रहे। मेरा डिग्री का इश्यू था और जिसकी वज़ह से मैं वहाँ पे नहीं जा सका। यूके में भी मेरा इसी तरह एडमिशन हुआ था, मैं डिग्री की वज़ह से। डिग्री मेरी लेट थी, कन्वोकेशन नहीं हो रहा था जिसकी वज़ह से मुझे जो है ना वो मैं नहीं जा सका। तो वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने अप्लाई किया मैं 2 दफ़ा एक्सेप्ट हुआ एक यूनिवर्सिटी के अंदर और उसका जो सीज़न था, मतलब अगर उसका फॉल सीज़न था तो फॉल सीज़न में भी मैं एक्सेप्ट हो गया और अगला सीज़न आया और उसमें भी एक्सेप्ट हो गया था और फिर मैं उसके बाद अगले साल के लिए मतलब नेक्स्ट फॉल जो मतलब पूरा 1 साल गुज़रने के बाद भी मैंने अप्लाई किया था, तो मैं एक्सेप्ट हुआ था। तो इस तरह से होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो एडमिशन फीस होती है जिसको हम लोग एनरोलमेंट फीस कहते हैं वहाँ पे, तो वो जो होती है वो बहुत कम होती है। लाइक अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी यूरोपियन कंट्री से या किसी और कंट्री से भी कंपेयर करें, तो ये बहुत कम होती है। तकरीबन मैक्सिमम अगर कहें ना हम लोग, अगर एप्लीकेशन फीस होती है तो वो आपकी एट 150 यूरोज़ तक होती है। लेकिन ये मैंने कहा कि तब होगी जब आपके जो है ना वो अ
एडमिशन हो जाता है, आपके एडमिशन आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपसे फीस ली जाती है। यानी कि आपके पास श्योरिटी होती है कि आप अब एडमिशन हो गया, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। जैसे ही आप ये फीस पे करते हैं, तो यहाँ पे और कुछ लोग इस फी को एडमिशन फी भी नहीं कहते, इसको टैक्स के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा टैक्स को प्रेफ़र किया जाता है। तो टैक्स जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये इतनी सी फीस ले लेते होते हैं। तो पाकिस्तानी तकरीबन जो है ना वो 20-25 हज़ार रुपए बनता है और मैक्सिमम 30 हज़ार हो जाएगा, अगर होगा भी तो। तो ये तब होगा इस केस में जब आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। आपको एक्सेप्ट कर लिया होगा, उसके बाद आपसे ये फीस माँगी जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये आपकी श्योरिटी के बाद है और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं, तो आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? अच्छा, एक मेन और पॉइंट आ रहा है कि आइल्स और टॉफल वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ माँग भी लेती हैं, ठीक है? तो उनमें अगर आपका मतलब आप उनको कोई और उसका अल्टरनेटिव दे देते हैं, लाइक आपके पास इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, तो वो भी आप उसमें दे सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एम्बेसी कहती है तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन आइल्स और टॉफल यानी कि ये मैं आपको एडमिशन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। पीएचडी के एडमिशन्स के लिए आपको आइल्स वगैरह की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो कह भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं कहते। और इसमें एक और बेनिफिट ये है कि लो सीजीपीए जो है ना वो भी वहाँ पे चल जाता है। लो सीजीपीए होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसको उनको वीज़ा भी मिल जाता होता है। किसी भी तरह की रिजेक्शंस नहीं आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी लो सीजीपीए होने की वजह से जो है देखें सीजीपीए को एम्बेसी ने नहीं देखना होता, ठीक है? उनको वीज़ा से मतलब होता है वीज़ा के लिए कभी-कभी वो आइल्स को देख लेते होते हैं कि ये अपनी लैंग्वेज ठीक बोल सकता है या नहीं बोल सकता। अगर ये स्टडी के लिए जा रहा है तो कम से कम इसको बात तो करनी आती हो। तो वो बहुत कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी आइल्स का स्कोर बहुत कम माँगते हैं। 5-6 वाले भी उसमें चल जाते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपका जो है ना उसमें वीज़ा के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये इसमें सीन है। तो बाकी लो सीजीपीए से आपका वीज़ा को कोई इश्यू नहीं होता। उसमें ये है ना यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको अगर एक्सेप्ट कर लेती है दैट्स इट एम्बेसी को भी आप एक्सेप्टेड हैं। उसके बाद जो है ना जो जिन ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं और यानी कि उनका मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद जो है ना वो उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी लाज़मी करें क्योंकि जैसे आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा क्योंकि ये थोड़ा-सा प्रोसेस लेट होता है। तो अभी अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हो सकता है तब तक मास्टर्स हो जाएगा, तो आप इसको जो है ना वो अपनी अपॉर्च्युनिटी को ज़ाया नहीं होने दें, आपका 1 साल बच जाएगा। आप यहाँ से फिर जो है ना उनको ईमेल भी कर सकते हैं कि मैं अगर मेरा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा फिर मैं वहाँ पे आऊँगा, तो आपका जो एडमिशन है वो अभी भी फ्रीज़ कर दें और उसका कोई अल्टरनेटिव आपको बता देंगे, जिसकी वजह से आपको जो है ना फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा आपने कुछ टिप्स पे गौर करना है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके इटली के प्रोफ़ेसर्स होंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स होंगे वहाँ की, तो उनको आपने कॉन्टैक्ट करना है, उनके साथ अच्छी बातचीत करनी है, लाइक आप समझ रहे हैं ना कि वो उनके साथ बनानी है, अच्छी वाली बनानी है, ठीक है? ताकि आपको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, अगर उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा होंगी स्कॉलरशिप्स की या कोई भी इस तरह की चीज़ होगी, तो वो आपको किसी भी तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ़ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें शायद आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ या इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं नज़र आएँ, जितना आप जो है ना प्रोफ़ेसर को कॉन्टैक्ट करने के बाद हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो अच्छी होती है। उसके बाद आप इटालियन ट्रांसलेटर्स जो है ना उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ राब्ता रख सकते हैं क्योंकि उसमें ये होगा कि आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको खज्जल-ख़वारी होने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ईज़िली उनसे ट्रांसलेट करवा सकते हैं या अगर आपके पास कुछ ऐसे सोर्सेज़ हैं, जिनसे आप ईज़िली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो आप का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा बहुत डिटेल में बताया हुआ तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, ठीक है? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रीच करें, उनको उनको कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें कि कौन-कौन सी करंटली लैब्स चल रही हैं, किस चीज़ पे आप लोग काम कर रहे हैं और क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे, ठीक है? ये एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना अगर इंडिया से हैं, तो इंडिया से भी आप इंडियन स्टूडेंट्स को रीच करेंगे, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन्स होते हैं, तो उसमें उससे पहले आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और थ्रू आउट द प्रोसेस आपके वीज़ा के लिए, आपकी एम्बेसी में यहाँ पे इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, तो अपनी सिलेक्शन के लिए अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी रखें। मेरे पास काफ़ी कंटेंट आता रहता है इंटरव्यू से रिलेटेड भी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी काफ़ी डिटेल दी हुई है, इसके बाद और वीडियोज़ बनाएँगे तो उस पे भी काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है और आगे जो है ना हम इस पे प्रॉपर मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे, जो-जो चीज़ें मेरे सामने आएँगी। अगली वीडियो में आई होप सो कि मैं मास्टर्स पे बनाऊँगा, मास्टर्स के एडमिशन के लिए और उसमें स्कॉलरशिप्स के लिए और उसमें प्रॉपर्ली मैं गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप लोग इन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं कि कौन-कौन सी मास्टर्स के लिए ज़्यादातर मास्टर्स की आजकल चल रही हैं क्योंकि अभी सीज़न ही है उनका ऑफ द सीज़न वो कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरे सामने आएँगी तो मैं उसको जो है ना इंशाल्लाह अपने चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा और अगर आप ज़्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे इंस्टा पे फ़ॉलो कर सकते हैं @digital.work पे और वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। अभी पिछली हमारी सीरीज़ जो कंप्लीट हुई है मैंने उसपे कुछ साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप्स और
और अपॉर्च्युनिटीज़ थी, उन पे वीडियोज़ बनाई थी। अब मैं यूके की तरफ मूव हुआ था लेकिन अभी मैंने स्विच किया है, मैं इटली की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि यूके में थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा क्या था, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक लाज़मी पहुँचाया करें इस वीडियो को, जो भी मैं वीडियो जिस भी अपॉर्च्युनिटी पे बनाता हूँ। तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी